स्टूडेंट्स, आजकल हम देख रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए आज हम अभी देखते हैं एल्वोलाई। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट स्लाइड होगी, शायद ये लास्ट वीडियो हो रेस्पिरेटरी सिस्टम का। यहाँ पे मैं एंड करूँगी, तो जल्दी जल्दी इसको फिनिश कर लेते हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले भी देखो, ये मैंने सारा आपको सारे ऑर्गन्स के बारे में बताया था, नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, तो वो आप इसको देख लीजिए प्रीवियस वाले भी, और उसको समझ लीजिए वीडियो के थ्रू और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। जो बच्चे इसमें अभी पहली बार देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको अपने आप मिल पाए। जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको अपने आप ही मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एल्वोलाई देखेंगे हम, ये भी जो होता है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है, जो इस पे जो कि एक रेस्पिरेटरी जोन में ये है। यहीं पे ऑक्सीजन का गैसेस का जो होता है ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। तो ये देखिए ये है लंग्स। तो यहाँ पे ये लंग में इस तरीके से उसके जो होते हैं पेरीफ्री में ये रहते हैं। तो ये इसको अगर बड़ा करके देखें तो ये इस तरीके से बंच में रहते हैं, क्लस्टर फॉर्म में रहते हैं। और यहाँ पर अगर इसका एक पार्ट ले लें ये, तो इस तरीके से इसमें क्या रहते हैं, एल्वोलर डक्ट रहते हैं, ओपनिंग जो होती हैं। और ये एल्वोलर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं इसमें, जिसमें से कि जो एयर जो होती है उसमें फिल होती है। और ये एल्वोडक्ट हो गया, ठीक है, एल्वोलस हो गया। ये पूरा एक एल्वोलस होता है। एक उसको जो अंगूर का जो जैसे ग्रेप का जो एक अंगूर का गुच्छा होता है, उसमें से जो एक अंगूर होता है वो समझ लीजिए इसको। और इसमें ये इसको एक को जो होता है एल्वोलस बोलते हैं। और इसमें जो छोटे छोटे होल्स होते हैं सभी में एल्वोलस में, इसको एल्वोलर पोर्स बोलते हैं। पोर्स मतलब ओपनिंग, ठीक है, वो छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिससे कि एयर जो होती है वो फिल होती है, मूवमेंट करती है। और ये जो होता है जिससे ये अटैच होते हैं, ये जो ये लंबी सी जो दिख रहा है स्टिक टाइप, ये एल्वोलर डक्ट हो गई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एल्वोलर जो होते हैं वो एल्वोलाई जो होती है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जैसा आपको पता है। और इसका क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, यानी कि रेस्पिरेटरी जोन जो होता है यही होता है लंग का पार्ट। यहीं पे रेस्पिरेशन का काम होता है, एक्सचेंज का। किसका, जो रेस्पिरेशन तो पूरा ही हमारी पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है रेस्पिरेट का काम कर रही है, कि ऑक्सीजन को लेना, फिर इनहेल करना, उसको लंग्स तक पहुंचाना। लेकिन जो मेन काम होता है एक्सचेंज का गैसेस के, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो यहीं पे होता है। ठीक है, और ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ पे चेंज होती है, विद द हेल्प ऑफ ब्लड स्टीम। ब्लड स्टीम के फॉर्म मतलब के साथ वो एक्सचेंज होती हैं। और आगे आगे मैं बताऊंगी कि किस तरीके से हमारी बॉडी में O2 पहुंचता है और CO2 बाहर होता है। ठीक है, ये जो होती है बहुत ही ज़्यादा महीन छोटी स्मॉल बैलून शेप एयर सैक होती है, यानी कि ये जो जैसे एक बलून का एक शेप होता है, अगर उसमें एयर भर दो तो उसी तरीके से इसका शेप होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती हैं, जो कि क्या करती हैं, वो रेस्पिरेटरी ट्री में जो होती हैं वो अरेंज रहती है क्लस्टर फॉर्म में। क्लस्टर फॉर्म मतलब गुच्छों के रूप में ये एक जो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्री होता है उसमें ये रहती है थ्रू आउट दी लंग, मतलब पूरे लंग्स पे इस तरीके से ये फैली रहती हैं। एल्वुलाई जो होती है वो सराउंडेड बाय द डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। इसमें एल्वुलर्स में एल्वुलाई में जो होता है इसके ऊपर क्या होती है, एक नेटवर्क रहता है कैपिलरीज का। और जो जैसे जैसे ये डिजिटल रेस्पिरेटरी सपोर्टेड बाय द लूज नेटवर्क इलास्टिक कनेक्टेड टिश्यू, जैसे जैसे ये डिजिटल रेस्पिरेटरी पैसेज मतलब दूर का जो पैसेज होता है, यानी कि जो रेस्पिरेटरी का जो हमारा इस तरीके से आया था, इस तरीके से लंग में गया, तो ये जितना जितना पास दूर होते चले जाता है, ये जो होता है लूज जो नेटवर्क होती है इलास्टिक कनेक्टेड टिश्यू की, उससे ये सपोर्टेड रहता है। और इसमें जो रहते हैं मैक्रोफेज रहते हैं, फाइब्रोब्लास्ट रहते हैं, नर्व्स रहते हैं, ब्लड रहती है, लिम्फ रहते हैं, वो इसमें अम्बेंडेड रहते हैं। ठीक है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मैंने बताया कि एक छोटे बहुत ही स्मॉल बलून शेप स्ट्रक्चर होता है, और इसमें स्मॉल पैसेज वे होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो कि मैंने आपको दिखाया था। बहुत ही ज़्यादा छोटा ओपनिंग होती है, पोर्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, पैसेज मतलब बहुत सिस्टम का एक बहुत ही छोटा वाला पैसेज होता है इसमें।
ओपनिंग होती है, और ये जो एल्वोलाई होती है ओनली वन थिक एल्वोलाई आर ओनली वन थिक सेल, इसमें केवल एक वन थिक सेल रहती है जो कि रिलेटिवली क्या करती, इजी पैसेज वे ऑफ मतलब CO2 और कार्बन डाई के लिए वो एक पैसेज वे होती है जो कि एक थोड़ी थिक होती है इसमें बिटवीन द एल्वोलाई और ब्लड स्ट्रीम के, जिसको कि कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये है और यहाँ पे ये जो ब्लड वेसल्स है इनके बीच में जो रहेगी वो कैपिलरीज होती है जो थोड़ी सी थिक होती है। 1 क्यूबिक मिलीमीटर्स जो मिलीमीटर ऑफ द लंग टिश्यू कंटेन, यानी कि अगर लंग की हम बात करें तो 1 क्यूबिक मिलीमीटर जो लंग होगा उसमें अराउंड 170 से लेके 150 मिलियन एल्वोलाई जो होती है वो प्रेजेंट रहती हैं। इतनी तक का, इतने से प्लेस में जितना मतलब एक 1 क्यूबिक का जो 1 क्यूबिक मिलीमीटर का जो स्पेस होता है लंग का, वहाँ पे 170 से लेके 150 तक का जो मिलियन एल्वोलाई जो होती है वो प्रेजेंट रहती है। किसमें? अडल्ट लंग में, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो वाइल द टोटल नंबर कैन वेरी फ्रॉम 1% टू अनदर, मतलब कि ये जो 170 से लेके 150 तक का जो रेशियो होता है ये सभी में एक समान नहीं होता है, ये चेंज भी हो सकता है, मतलब किसी में ज़्यादा किसी में कम, ये वेरी भी करता है। तो देखिए गैस एक्सचेंज बिटवीन एल्वोलाई एंड कैपिलरीज कैसे होती है। अब ये देखिए एक एल्वोलाई लिया गया है ना, ये एक एल्वोलस है, तो यहाँ पर कैसे हो, यहाँ पे देखिए ये फ्रॉम द जो हमारे बॉडी में से क्या होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आई है यहाँ पे। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये वाला पूरा एक कैपिलरीज है जो आप देख पा रहे हैं जिसके अंदर ये ब्लड है। ठीक है, ये कैपिलरीज है, ये एक पूरी ब्लड कैपिलरी है जो कि इसके ऊपर है एल्वोलाई के। ठीक है, और ये एल्वोलर जो है ये सैक है, ये जो सॉरी एल्वोलर मेम्ब्रेन है, ये एल्वोलर हो गया, और इसके ऊपर जो ये है ये थोड़ी सी लाइट पिंक वाली ये एल्वोलर मेम्ब्रेन हो गई, और ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हो गई। इसके नीचे जो स्काई ब्लू टाइप की ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो कि बड़ी थिन रहती है, मतलब बहुत ही पतली रहती है। ठीक है, और ये इसके ऊपर इससे थोड़ी सी हल्की सी मोटी जो होगी वो होगी ये वाली ये एल्वुलर मेम्ब्रेन। ठीक है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, देन एल्वुलर मेम्ब्रेन, देन एल्वुलर ये जो ब्लड कैपिलरी है जो कि थोड़ी इनसे सबसे थोड़ी थिक रहती है। ठीक है, और ये ये जो होता है सरफेक्टेंट फ्लूइड भी रहता है इसमें। ठीक है, ड्राई नहीं रहता है। तो यहाँ पर ये जैसे अब ये एल्वुलर है जिसमें कि इसके पोर्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे पोर्स थे, वहाँ से क्या हुआ, एयर जो हुई इसके अंदर एंटर हुई जो हमने रेस्पिरेशन के थ्रू ली थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिफ्यूज़न का काम होता है, इसमें डिफ्यूज़न का काम हो रहा है। ठीक है, तो जो ये ऑक्सीजन हमने ली थी तो वो क्या हुआ, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वहाँ पे ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूज़ हो जाता है, यानी कि वो जो एयर होती है उसमें से जो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो उसको ब्लड कैपिलरीज में आ जाते हैं इन मेम्ब्रेन के थ्रू, ये इनके थ्रू, यहाँ पर ये मेम्ब्रेन के थ्रू जो होता है इसमें ब्लड कैपिलरीज में आ जाते हैं, और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती है थोड़ी बहुत। देखिए फिर ये धीरे धीरे करके और यहाँ पे कोई ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है जो कि हमारे टू द पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारी ऑल ओवर द बॉडी में पहुँच जाता है। और ये जैसे जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे इससे मिलता जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है रिलीज होती जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, वो एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में होती है जो कि हमारे इससे डिफ्यूज़ होके बाहर की ओर को आउट हो जाती है। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं। ठीक है, CO2 जो होती है वो बाहर को जाती है और O2 जो होती है वो अंदर को आती है। तो इस तरीके से यहाँ पे चेंज होता है। अब ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन मैंने आपको बता दिया डायग्राम से, उसमें से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए ये एल्वोलर सरफेस है ब्लू वाला, और ये एल्वोलर कैपिलरीज है जैसे अभी हमने देखा था, ये RBC है। इस तरीके से O2 का एक्सचेंज होता है। ठीक है, फिजियोलॉजी में अगर हम देखें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का चेंजेज होते हैं। रेस्पिरेशन में हमने बता दिया था आपको कि इसमें पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं इसको, और ये होता है हम जब ब्रीथ करते हैं तो इसमें दो प्रोसेस होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन जब हम आगे अंदर की ओर को ब्लड को एयर को लेते हैं तो उसको बोलते हैं, लंग की ओर को ले जाते हैं नोज़ के थ्रू, तो वो हो गया इनहेलेशन। और एक्सपिरेशन जो हो गया वो लंग से बाहर की ओर एनवायरनमेंट में आता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। ठीक है, इनका जो दोनों का कैसे डिफ्यूज़न होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें क्या होता है रेस्पिरेशन, तो इसमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वो होता है जिस समय कि पल्मोनरी ब्लड और एल्वोलाई के बीच में जैसे गैस का एक्सचेंज होता है, कहाँ कहाँ पे, पल्मोनरी ब्लड और एल्वोलाई में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल, यानी कि वो अभी बाहर का है,
है, पल्मोनरी ब्लड में और एल्वोलाई में, है ना। तो फिर ये जो होता है, और इंटरनल क्या होता है, जो कि एक्सचेंज होता है बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। अब क्या हुआ, अब एल्वोलाई यहाँ पे नहीं है, सिर्फ ब्लड और टिश्यू है, अब वो अंदर टिश्यू तक पहुँचा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। फिर रेस्पिरेटरी गैस ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, ये जो होती है फ्रॉम द लंग एंड टिश्यू सेल ऑफ द बॉडी वाया द ब्लड स्ट्रीम। तो कैसे होती गैस ट्रांसपोर्ट, हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होती, जो कि मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म ब्रीदिंग का क्या होता है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग वाली फर्स्ट स्लाइड में भी दिखाया था, तो मैं अभी थोड़ा थोड़ा जल्दी से बता दूंगी। ये जो होता है, देखिए जो रूल होता है इसका, वॉल्यूम चेंज होता है, जो कि प्रेशर जो वॉल्यूम चेंज क्या करता है, जब जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज होता है एयर का हमारे लंग्स में, तो प्रेशर भी चेंज होगा, जो कि क्या करता है, फ्लो ऑफ गैस को इक्वलाइज प्रेशर देता है, यानी कि जैसा उसको चाहिए ऑक्सीजन को, और जैसा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर चाहिए, उस तरीके का प्रेशर को मेंटेन करता है कौन, वॉल्यूम ऑफ जो एयर होता है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। और इंस्पिरेशन जो होता है, इंस्पायरेशन जो होता है, जब हम एयर फ्लो करते हैं लंग में, तो चेस्ट जो होता है वो एक्सपेंड होता है लेटरली साइड को, दोनों साइड से क्या होता है, चेस्ट फैलता है, और रिब केज जो होती है वो ऊपर को जाती है, जैसे मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था फर्स्ट स्लाइड में, फर्स्ट वाले वीडियो में जब हमने स्टार्ट कर रहे थे। और डायफ्राम जो होता है वो नीचे की ओर को, जैसे डोम शेप होता है ना इस तरीके से, तो वो क्या होता है, फ्लैट हो जाता है और नीचे की ओर को धंस जाता है, नीचे की ओर को चले जाता है, तो लंग को क्या मिलता है, स्ट्रेच करने के लिए ज़्यादा जगह मिल जाती है, और वो अपना जो वॉल्यूम होता है उसका जो मतलब साइज जो होता है वो थोड़ा फैला लेगा, फैलने के लिए उसको जगह मिल जाती है, तो जिससे क्या होगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो फॉल हो जाता है, और एयर जो होती है फ्लो करती है इनटू द लंग जो लंग में वो फ्लो करती है, वहाँ पे उसका प्रेशर जो होता है वो उसके अकॉर्डिंग उसका प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये लंग जब जब हम इनहेल करते हैं, तो लंग ये जो हमारी जो थोरेसिक कैविटी है वो क्या हो रही है, ये जो यहाँ पे आप देख लीजिए, जो इंटरकॉस्टल जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, नीचे की ओर को जाते हैं, रिब केज जो होती है वो नीचे की ओर को जाती है, और इसमें क्या होता है, जब हम बाहर के लिए उसको निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो जो थोरेसिक कैविटी होती है वो छोटी हो जाती है, छोटी मतलब पहले से कम हो जाती है, यहाँ पे नीचे को जा रहा और यहाँ पे ये ऊपर की ओर को अपनी जगह में आती है, जिससे कि उसका जो वॉल्यूम होता है लंग का वो कम हो जाता है और वहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लंग का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो एयर ज़्यादा फिल होगी, और यहाँ पे इसका वॉल्यूम कम हो गया इस वाले में, तो वो वहाँ पे वो रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स पोजिशन में, जिससे कि जो हमारी जो एयर है वो बाहर एक्सहेल करके बाहर आ जाती है। तो एक्सपायरेशन में जो होती है, एयर लिविंग द लंग, चेस्ट डिप्रेस हो जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लेटरल डायमेंशन रिड्यूस हो जाता है, रिब कैच जो होती है वो डिसेंड हो जाती है, मतलब नीचे की ओर चले जाती है, और डायफ्राम जो होता है वो एलिवेट हो जाता है, देखिए ये इस तरीके से आ जाता है, पहले डायफ्राम ऐसे आ गया, नीचे डोम शेप में था, तो थोड़ा सा वो सीधा हो जाता है, और यहाँ पे को वो फिर से पुरानी वाली कंडीशन में आ जाता है डोम शेप में, और लंग जो होता है वो रिकॉयल टू स्मॉलर लंग, और ये स्मॉल में हो जाता है जैसे पहले था। इंट्रापल्मोनरी जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर अब क्या हो गया, बढ़ गया। अब आप ही देखो, इस तरीके से बड़ा सा एक रूम है, और जो स्टूडेंट है वो बहुत दूर 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 बैठेंगे, तो वहाँ का जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, अब नहीं सॉरी कम हो जाएगा, तो क्या होगा, उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे तो ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा। तो यहाँ पर भी जो एयर मॉलिक्यूल होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं, तो प्रेशर बढ़ने से जो ऑक्सीजन होती है वो बाहर की ओर को आएगी, फ्लो करेगी लंग की ओर को, ये उसका मैकेनिज्म, मतलब वो उसका लॉ है। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की कंटिन्यू करते हैं, तो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम विद इन द लंग, जब लंग के अंदर का जो वॉल्यूम होता है उसको इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको बताया। इंट्रा प्लूरल प्रेशर किसको बोलते हैं, जो नॉर्मल प्रेशर होता है प्लूरल स्पेस का, जो मैंने बताया था कि लंग किससे कवर रहता है, प्लूरल से, तो उसके जो अंदर का जो स्पेस का जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, इंट्राप्लूरल प्रेशर। और इंट्राप्लूरल प्रेशर जो होता है ऑलवेज हमें जो होता है वो नेगेटिव रहता है, यानी कि वो स्लाइटली लेस रहता है देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उससे वो कम रहता है, ठीक है,
जिससे कि क्या होती वो अपना जो मतलब उससे क्या होगा कि जो लंग होता है वो हम कोलैप्स होने से उसको प्रिवेंट करता है, यानी कि उस हमेशा वो इसी तरीके से रहता है जिससे कि लंग आपस में जो दोनों प्लूरा होती है वो दोनों आपस में एक दूसरे से अलग अलग रहती है। अगर वो दोनों चिपक जाए तो लंग क्या हो जाएगा, कोलैप्स होने के चांसेस हो जाते हैं। तो वो लंग को कोलैप्स होने से बचाती है। नॉन रेस्पिरेटरी एयर मूवमेंट, नॉन रेस्पिरेटरी एयर मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जिसमें कि रिफ्लेक्सेस एक्टिविटी के थ्रू होता है, रेस्पिरेशन के थ्रू नहीं होता है। जैसे कि जब कोई फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी में चले जाता है नोज़ के थ्रू या रेस्पिरेटरी उसके थ्रू, तो मतलब पैसेज के थ्रू, तो कफिंग होती है, स्नीजिंग होती है, और या बच्चा ज़्यादा रोते हैं जब कोई लोग, तो उससे भी लाफिंग और हिकअप और यॉर्निंग, इसमें ये वाला मूवमेंट होते हैं जो कि रिफ्लेक्स एक्टिविटी के थ्रू होते हैं। रेस्पिरेटरी में जो भी कुछ चेंजेज होते हैं मूवमेंट में इन सब एक्टिविटीज़ के वजह से, तो उसको बोलते हैं नॉन रेस्पिरेटरी एयर मूवमेंट।